हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का ऑफिशियली यूट्यूब का चैनल है और आज हम नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक से रिलेटेड हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ये मिडीवल हिस्ट्री से ही एमसीक्यू सीरीज़ है विद डिटेलिंग के साथ। तो ऐसे ही जो सीरीज़ है वो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। एशियन हिस्ट्री से भी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, डिटेल्स में टॉपिक वो भी प्रोवाइड करवा रही हूँ विद एक्सप्लेनेशंस के साथ। एमसीक्यू सीरीज़ ऐसे ही चल रही है। तो मिडीवल हिस्ट्री से भी हम स्टार्ट करेंगे, डिटेल्स में जो क्वेश्चंस हैं उसको जानेंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा लेना, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ वगैरह है वो मिल जाएंगे जहाँ से आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज के जो मिडीवल हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट बताया गया है, अल-बिरूनी ने निम्नलिखित में से किन धार्मिक रीतियों के प्रचलन का जो वर्णन किया था। तो कौन सी धार्मिक रीतियां थी जिसके बारे में उसने प्रचलन किया था? तो ये चारों ही थी, दैनिक यज्ञ के बारे में, व्रत, दान और तीर्थ यात्रा। तो चारों चीज़ों के बारे में अल-बिरूनी ने बताया था, क्योंकि ये भारत में रहा था। भारत में इसने जो अध्ययन किया था तो हर एक चीज़ को, यज्ञ के बारे में भी इसको पता था, व्रत के बारे में, दान, तीर्थ यात्रा, तो हर एक चीज़ को इसने अध्ययन किया था। इसलिए इसने धार्मिक रीतियों के बारे में, इसका जो उस टाइम पर भारत में प्रचलन था, अपने कह लो कि अध्याय में उसने वर्णित किया था इसको। तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। तो जैसे कि बताया गया है कि अल-बिरूनी जो था ये महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले एक विद्वान और राजनीतिज्ञ के रूप में खीवा देश में अंतिम जो उसका शासक था उसकी सेवा में था। बाद में ये महमूद गजनवी के जो दरबार था उससे संबंधित हो गया। बाद में जब उसने भारत पर चढ़ाई की महमूद गजनवी ने, तो उसके साथ ये भारत आया था। तो सबसे महत्वपूर्ण उल्लेखीय रचना क्या थी इसकी? किताबुल हिंद। उसी में ही इसने भारत की जो कह लो कि यज्ञ, दान, व्रत और तीर्थ यात्रा, तो हर एक चीज के बारे में उसने उसमें लिखा था, उसमें बताया था। तो भारत के जीवन का एक सर्वेक्षण था वो। और उसकी जो रचना थी वो 1017 से 1030 के बीच भारतीय जीवन के अध्ययन एवं निरीक्षण पर आधारित थी। इसमें ही उसने जो भारतीय परंपराएं थी, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, दैनिक जो यज्ञ होते थे, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत आदि सभी चीज़ों का वर्णन किया था कि भारत में ये सब चीज़ें कैसे थी, किस आधार पर होती थी, क्या क्या त्योहार होते थे, व्रत किस प्रकार रखे जाते थे, कौन सी परंपराएं थी। तो इन सब चीज़ों का वर्णन उसने किस में किया है? किताबुल हिंद में किया है। आगे है, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम वो अरब था। तो मोहम्मद बिन कासिम अरब था, तो सी राइट आंसर है। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था और इराक के राजा अल हजज का भतीजा और दामाद था। तो 712 ईस्वी में जब सिंध पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी, और भारत पर मुसलमानों का ये सबसे पहला आक्रमण था जब सिंध पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? अरब कासिम के द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आगे है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? तो कब की गई थी? वो था 712 ईस्वी में ही सिंध विजय की गई थी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ऑप्शन है सी हमारा राइट आंसर। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो जिसके द्वारा सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया गया था तो मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था ऑप्शन ए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यही दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक हुआ था। तो ए हमारा है राइट आंसर। तो जानते हैं इसके बारे में। तो 1206 से 1290 के मध्य में दिल्ली पर गुलाम वंश, तो इन सुल्तानों का शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक था और तुर्क राज्य का भी ये संस्थापक माना गया है। मोहम्मद गौरी ने जब भारतीय प्रदेश की विजय की थी तो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में रख दिया था।
भारतीय प्रदेशों को जब विजय किया था, तो उस टाइम पर ये दास के रूप में था, मोहम्मद गौरी के दास के रूप में। तो उसने जितने भी प्रदेश थे इसकी अधीनता में रख दिए थे। जब उसकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद गौरी की 1206 में, तो उसके बाद ये ऐबक जो था ये दिल्ली का पहला तुर्क सुल्तान बना था, बाद में ये गुलाम वंश का संस्थापक के रूप में उभर कर आगे आया था 1206 में। फिर है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो था उतबी। उतबी ही महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो बी राइट आंसर है। तो महमूद गजनवी के दरबारी में शाहनामा के लेखक फिरदौसी और अलबेरूनी और उतबी, ये तीन विद्वान जो थे ये उसके दरबार में मौजूद विद्वान थे, और उतबी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार के रूप में था। तो लेखक विद्वान सभी उसके इतिहासकारी जो थे गजनवी के दरबार में मौजूद थे, उस टाइम पर थे उसके शासनकाल में। तो जैसे कथन और कारण बताया गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और कारण है कि वे भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो राइट आंसर बताया गया है सी। ए सही है कि उसने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन वो स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत दिया गया है। अगर उसने स्थापना करनी ही होती तो वह भारत पर 17 बार आक्रमण ना करता, एक ही बार आक्रमण कर कर उसको जीत कर वहां पर स्थायी मुस्लिम शासन की व्यवस्था कर सकता था। उसका सिर्फ मंतव्य यही था लूटमार करना। तो लूटमार की दृष्टि से ही उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो सी राइट आंसर दिया गया है। तो महमूद गजनवी ने 1001 ईसी से लेकर 1026 ईसा के मध्य 17 बार उसने आक्रमण किए, और महमूद गजनवी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य संपत्ति लूटना था, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना था, ना कि स्थायी मुस्लिम जो शासन था उसकी स्थापना करना था। तो भारत के प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के संदर्भ में से कौन सा जो कथन सही बताया गया है, कौन सा कथन सही है उसके बारे में, तो ऑप्शन हमारा ए है राइट आंसर। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्क शासक याक्यूब इनलाया था, और अरब लोग पंजाब पर विजय नहीं कर सके। तो ये दो जो ऑप्शन है ये प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में सही बताए गए हैं। तो ए राइट आंसर है। तो जैसे कि बताया गया है कि मध्यकाल में 681 के पश्चात बहुत बड़ी अरबी शक्तियों ने अफगानिस्तान को जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहे। बाद में सीस्तान के लुटेरे एवं सफरद वंश के जो संस्थापक थे याक्यूब इब्न लाइथ ने काबुल के हिंदू शासक क्षत्रिय लगातोरमान को पराजित कर हिंदू शासन की अफगानिस्तान से समाप्ति कर दी थी। क्योंकि हिंदू शासक थे, क्षत्रिय थे, तो उनको पराजित किया, हिंदू शासन को खत्म कर दिया अफगानिस्तान में। बाद में अरबों ने सीमांत जो प्रदेश थे, सीमांत प्रदेश, उन पर आक्रमण किया। अल्पतकीन के उत्तराधिकारियों की पिटाई ने पंजाब में हिंदू राजा पर बाद में आक्रमण किया, और महमूद जो था वो भारत पर कई आक्रमण कर उसने मंदिरों को भी लूटा। वह सिर्फ एक आक्रमणकारी था जिसने इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया, धन लूटा और चला गया। स्थापत्य से उसका कोई भी लेना देना नहीं था, इसलिए उसने हिंदू स्थापत्य की ना तो कभी प्रशंसा की और ना ही उसने इसकी कभी आलोचना की थी। आगे है अनुक्रम। जो महमूद गजनवी के जो आक्रमण थे उनको अनुक्रम के अनुसार बताना है। तो पहले जो राइट आंसर डी दिया गया है, पहले मुल्तान पर हुआ, फिर थानेश्वर, फिर कश्मीर, फिर मथुरा, फिर कन्नौज। तो ये अनुक्रम बताया गया है उसके आक्रमणों का। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। तो बताया गया है कि महमूद का जो प्रथम भारतीय आक्रमण 1001 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत के शाही राजा उस टाइम पर जयपाल के विरुद्ध हुआ था। बाद में उसने दूसरा आक्रमण मुल्तान पर किया जब राजा फतेह दाऊद था। फिर मुल्तान पे आक्रमण के पश्चात महमूद ने जो प्रसिद्ध आक्रमण कहाँ पर किया था? थानेश्वर पर, जहाँ से क्या था, चक्रवर्ती स्वामी की मूर्ति को तोड़ा गया था, क्योंकि वो सिर्फ प्रचार प्रसार करना चाहता था, लूटमार था, तो इसलिए उसने बहुत ज़्यादा लूटमार की, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा था। तो बाद में महमूद ने 2 बार कश्मीर को जीतने का प्रयत्न किया, लेकिन वो असफल रहा था। फिर उसने गंगा घाटी में प्रवेश किया, और जहाँ से मथुरा जो कृष्ण की जन्मस्थली है
उसको भी जी भर कर लूटा और मंदिरों को भी तोड़ा। और मथुरा के पश्चात महमूद ने कन्नौज प्रस्थान किया। बाद में कहाँ पर चला गया? कन्नौज में प्रस्थान किया और महमूद को अतुल्य संपत्ति वहां से प्राप्त हुई और उसके पश्चात वो कहाँ पर चला गया? गजनी चला गया था। क्योंकि वो कहता उसका मंतव्य यही था कि जो हिंदू मूर्ति पूजा करते थे उस चीज़ का उसने विरोध किया, इसलिए उसने ज़्यादा मात्रा में जो मूर्तियां वगैरह थी उसको तोड़ा था, मंदिरों को तोड़ा था, इसलिए क्योंकि वो अ, इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना चाहता था। स्थायी शासन करना उसका जो मंतव्य वो नहीं था, सिर्फ लूट मार करना था। गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग ज्यादा सम्मिलित नहीं थे? तो लोग जिस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे वो थे ग्रीक। तो ये तीन जाति के लोग थे, लेकिन ग्रीक लोग इसकी सैन्य संगठन में नहीं थे। तो डी राइट आंसर है। तो गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में अरबी, भारतीय, ताजिक जातियों के लोग सम्मिलित थे, लेकिन जो ग्रीक सैनिक थे वो इसकी सेना में सम्मिलित नहीं थे। बहु जातीय सेना जो थे हिंदुओं को नियुक्त किया गया, उसने अपनी जो सेना थी उसमें बहु जातीय जो थे हिंदू उनको नियुक्त किया था, क्योंकि भारत पर पहला आक्रमण करने वाला ये पहला तुर्क शासक था। और इसने ही बाद में अंतिम जो पहला आक्रमण किया और जो लास्ट का इसका आक्रमण था उसने सोमनाथ मंदिर पर किया था। उद्देश्य क्या था? विपुल संपत्ति को लूटना और धन संग्रह करना था। तो सोमनाथ मंदिर से इसको बहुत भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको लूटा, तोड़ा और बाद में वो वापस चला गया। आगे है, निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था? तो कौन था वो? ऑप्शन है महमूद गजनवी ही था। तो बी राइट आंसर है। अधोलिखित विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनवी ही ने अपना जो लास्ट आक्रमण किया था तो उसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो सी राइट आंसर है। सुल्तान महमूद ने भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य सिर्फ क्या था? धन संग्रह करना और लूटना, धन संग्रह करना। बस 17 बार आक्रमण किए, उसका उद्देश्य लूटपाट और धन संग्रह करना ही था। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों को पृष्ठभाग पर कालिका का सांस्कृतिक अनुवाद दिया? अव्यक्त मोहम्मद अवतार। तो किसने किया था ये? महमूद गजनवी। इसने ही सिक्कों पर एक और कालिया का संस्कृत अनुवाद किया था, अव्यक्त में अवतार अंकित करवाया था। तो ये संस्कृत में सिक्कों पर इसके द्वारा अंकित करवाया गया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे? संस्कृत मुद्रा चांदी के सिक्के भी जो थे किसके द्वारा थे? महमूद गजनवी के द्वारा ही ये चलाए गए थे। उसमें संस्कृत लेख चांदी के सिक्कों पर निर्मित किए गए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो वो था ऑप्शन सी भीम था। उस टाइम पर जो आक्रमण हुआ था चालुक्य सोलंकी वंश का जो गुजरात में शासक था। तो 1025 में जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस टाइम पर गुजरात पर सोलंकी वंश जो था उसमें भीम प्रथम का शासन था। तो महमूद गजनवी ने उसको हराकर सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसको तोड़ा भी था। महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो वो जयपाल था, जिसने की अपमान समझा। युद्ध में जब वो हार गया तो उसने इस चीज को अपमान समझा और उसके पश्चात उसने आत्महत्या कर ली थी। और पंजाब का ये हिंदू राजा था जयपाल। तो ये हिंदू शाही वंश का राजा था। राजधानी वह हिंद अथवा उद्र भांडपुर थी और ये गजनवी के हाथों से पराजय हुआ था। इसको उसने अपना अपमान समझा और आत्महत्या कर ली थी। उसके पश्चात जो आनंदपाल था उसका पुत्र वो गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो थी उद्रभांड थी। हिंदू शाही वंश की राजधानी उद्रभांड। जयपाल था इसका और बाद में आनंदपाल इसका कह लो कि आगे शासक बना था, क्योंकि वो जयपाल जो था वो महमूद गजनवी के हाथों हार गया था और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो सी इसका राइट आंसर है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में
ये दिया है तो वो है लेन पूल। लेन पूल ने ही ये जो कथन बताया है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय, तो सिंध विजय के संदर्भ में ये बताया गया था लेन पूल के द्वारा। तो सी राइट आंसर है। तो अरबों की विजय को एक घटना एक परिणाम रहित विजय के रूप में लेन पूल ने वर्णित किया है। अरब वासियों की भारत विजय इस्लाम और भारत के इतिहासकार का एक अपूर्व अध्याय था। तो ये लेन पूल के द्वारा इसको बताया गया था। निम्नलिखित में से वह कौन सी पुस्तक है जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय के इतिहास का मूल अरब ग्रंथ का फारसी में अनुवाद है? तो अरब ग्रंथ का बाद में फारसी में अनुवाद किसके द्वारा हुआ था? चाचनामा का। तो इसका ही पहले अरबी में लिखा गया था, बाद में इसको फारसी में अनुवादित किया गया था। तो बी राइट आंसर है। तो चाचनामा नामक फारसी ग्रंथ से सिंध के इतिहास की कुछ बातों पर प्रकाश डाला जाता है। इस ग्रंथ को लेखक जो थे वो अली अहमद, जो 711 से 12 ईस्वी में महमूद जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण समय की बातों पर प्रकाश डालता है। और ताज उल मासिर का जो लेखन वो कौन था? हसन निजामी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का इतिहास लिखता है। फतवा जहादारी का लेखक जियाउद्दीन बनी है, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के इतिहास को लिखा है। तो हमने सभी के बारे में जान लिया। ताजुल मासिर का लेखक कौन था, फिर फतवा जहादारी का, तो चाचनामा का। तो सभी को हमने बता दिया है। प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लेना कि किसका लेखक कौन है। आगे है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था खुसरो मलिक ही लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर है। तो लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसने 1186 से मोहम्मद गौरी ने अपदसत कर किले में कैद कर लिया। बाद में उसको किले में कैद कर लिया, जहां पर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। तो अल्पतगीन ही गजनी राजवंश का संस्थापक हुआ है आगे। तो ए राइट आंसर है। तो यामिनी वंश, जिसे गजनी वंश भी कहा गया है, उस नाम से जाना जाता है, संस्थापक अल्पतगीन था। तो 963 में अल्पतगीन ने अमीर अबू बकर लाविक से जाबुलिस्तान तथा उसकी राजधानी गजनी को छीन लिया था। जब गजनी को छीना था तो गजनी इस वंश के राज्य की राजधानी बाद में बन गई थी। उस समय गजनी जो थी इस वंश के राज्य की राजधानी बन गई थी, इसलिए जामनी वंश, जिसे बाद में गजनी वंश के नाम से जाना जाता है। 731 में अरबों ने सिंध नदी के तट पर एक नगर स्थापित किया था, जिसका क्या नाम था? वो था महफूजा। तो सिंध नदी के तट पर नगर को स्थापित किया गया था अरबों के द्वारा, तो वो था महफूजा। तो ए राइट आंसर है। तो इसके बारे में जानते हैं कि 731 ईस्वी में अरबों ने सिंध नदी के तट पर पहला जो नगर था महफूजा था, उसके बाद दूसरा था मंसूरा। पहला महफूजा और दूसरा मंसूरा था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही 712 ईस्वी में सिंध पर पहली बार आक्रमण किया था। तो निम्नलिखित कथनों में से किन अलबेरूनी में संबंध में सही नहीं है? जो अलबेरूनी के संबंध में सही नहीं है कि वह एक धर्मनिरपेक्षक लेखक था। तो ये उसके बारे में जो सही नहीं है कि वह एक धर्मनिरपेक्षक लेखक था। तो जानते हैं अलबेरूनी 973 से 1048 फारसी जो एक विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक, तो इसके रूप में था। अलबेरूनी की जो रचनाएं थी अरबी भाषा में ज़्यादातर थी, और उनका जन्म ख्वारिज़म उज्बेकिस्तान में 973 में हुआ था। फारसी के अलावा उनको और भी जो अन्य भाषाएं, जिसमें कि सीरियाई, संस्कृत, यूनानी भाषा, इनके बारे में भी जानकारी थी। संस्कृत उस टाइम पर उनको जानकारी क्यों थी? क्योंकि वो भारत में आए थे, भारत में रहे थे, अध्ययन किया था, संस्कृत को भी जाना था, इसलिए संस्कृत के बारे में भी उनको जानकारी थी। इसलिए अलबेरूनी एक धर्मनिरपेक्षक लेखक नहीं थे, क्योंकि उनको अलग अलग संस्कृतियों के बारे में, चीज़ों के बारे में जानकारी थी। विद्वान थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, धर्मज्ञ थे, तो विचारक के रूप में भी उभर कर सामने आए थे, इसलिए धर्मनिरपेक्षक लेखक नहीं थे। तो आगे है, अलबेरूनी साथ आया था। अलबेरूनी किसके साथ आया था? वह गजनी महमूद के साथ आया था। गजनी के महमूद के साथ ही भारत में आया था अलबेरूनी। तो ए हमारा होता है राइट आंसर।
तो उसके बारे में है, अल-बिरूनी जो था ये गजनी के महमूद उसके साथ भारत आया था। फ़ारसी विद्वान, लेखक, धर्मज्ञ था और इसकी 2 पुस्तकें थी, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। तो इसने इसके दरबार में फिरदौसी एवं उतबी और आदि और भी अन्य विद्वान थे। जब गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, तब उसने कि जो उसके साथ जब ये आक्रमण हुए थे तो वह उसके साथ ही था। तो जो चीज़ें उसने देखी थी उसको भी उसने अपनी पुस्तकों में बयान किया था। महमूद के दरबारी इतिहासकार उतबी ने उसके आक्रमणों को जिहाद का नाम दिया था। जिहाद होता है इस्लाम का प्रचार करना और मूर्ति पूजा को समाप्त करना। बुत परस्ती होता है कि मूर्ति पूजा को समाप्त करना। इसलिए उसने अपने जितने भी हमले किए थे उसमें मंदिर और मूर्तियों इनको पहले नष्ट किया था, फिर लूट मार की थी और इस्लाम का प्रचार किया था। तो उतबी के द्वारा उसके आक्रमणों को जिहाद का नाम दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ हमारे आज के एमसीक्यू सीरीज मिडीवल हिस्ट्री से जिसके बारे में हमने जाना है। आगे भी ऐसे ही और टॉपिक आएंगे तो प्लीज़ देखते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट कर भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।